ओके जी, वेलकम बैक। इससे पहले हमने देखा कि एस्टेक जो है वो आई मीन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस सो फॉर वी हैव सीन। तो लेकिन एक जो ड्रॉबैक है वो है कि ये मेमोरी वाइज बहुत आई मीन एक्सपेंसिव है। ठीक है, बाकी ऑप्टिमिलिटी और कंप्लीटनेस हमने इंश्योर कर दी है under strict constraints. One of them was the heuristic function must be admissible, and the other one was it should be consistent. ठीक है, तो अब ए स्टार सर्च स्ट्रेटजी के ही डिफरेंट वेरिएंट्स स्टडी करेंगे जो कि ये जो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हैं इनको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द मेमोरी रिलेटेड ड्रॉबैक्स ऑफ ए स्टार, one has had to develop several memory bounded variants of A star. One of them was iterative deepening A star. It adapts the idea of iterative deepening. जिस तरह हमने iterative deepening इससे पहले uninformed searches में iterative deepening depth first search देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम ए स्टार के अंदर आइटरेटिव डीपनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दे तो उससे ये होगा कि सारे के सारे नोड्स मेमोरी में नहीं आएंगे और जो मेमोरी रिलेटेड इशू है वो सॉल्व हो सकेगा। द कट ऑफ यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज एफ कॉस्ट जी प्लस एच रेदर देन द डेप्थ। तो उधर हम एक लिमिट एल रखते थे जो कि डेप्थ होता था, यहाँ पे क्या होगा एफ कॉस्ट के एफ कॉस्ट जो है वो क्या है, वो अगर इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए तो फिर हम वो नोड जो है वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो जिन नोड्स का एफ कॉस्ट जो है वो इस लिमिट से ज़्यादा हो तो यहाँ पे कट ऑफ जो है या लिमिट जो है वो डेप्थ नहीं होता, वो एफ कॉस्ट होता है। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड एच। At each iteration, the cutoff value is the smallest f cost of any node that exceeded the cutoff on the previous iteration. ठीक है, तो हर आइट्रेशन पे कट ऑफ वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट एफ कॉस्ट होता है। किसी भी नोड का स्मॉलेस्ट एफ कॉस्ट, ठीक है, that exceeded the cutoff on the previous iteration. तो प्रीवियस आइट्रेशन पे जो कट ऑफ आपने रखा हुआ था एफ कॉस्ट का, ठीक है, उससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट एफ कॉस्ट जिसने पिछले इटरेशन में जो कट ऑफ रखा था उसको एक्सीड किया था, तो वो इसके लिए थ्रेशोल्ड होता है इस करंट आइट्रेशन के लिए। वो स्मॉलेस्ट एफ कॉस्ट जिसने पिछले थ्रेशोल्ड को एक्सीड किया था, ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब बहुत सारे होंगे, उनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो करंट के लिए थ्रेशोल्ड रखा जाता है। ठीक है, तो दिस वाज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ आई मीन द मेमोरी रिलेटेड ड्रॉबैक्स ऑफ एस्टर। ठीक है, इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी है। वन ऑफ देम इज रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, और दूसरा है मेमोरी बाउंडेड ए स्टार, दैट इज एम ए स्टार। ठीक है, तो अब ये दो एक्सप्लोर करते हैं। एक तो ये था, दो ये मजीद है, ये थोड़े से मॉडर्न भी है और लेटेस्ट भी है। रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च RBFS, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ओके ये क्या करता है, ये भी एफ लिमिट यूज़ करता है, लेकिन ऐसे होता है कि लेट से ये इनिशियल नोड से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड पे आ गया है बिकॉज लेफ़्ट साइड पे एफ़ की जो वैल्यू थी वो कम थी। ठीक है, यहाँ पे आया और लेकिन ये अपने साथ जो राइट साइड के नोड की एफ़ की वैल्यू है वो स्टोर रखता है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड को एक्सप्लोर कर रहा होता है, कर रहा होता है, जब तक कोई मतलब जो ऐसा नोड ना आए
ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर जाए जो ऊपर आपकी वैल्यू बिल्कुल इनिशियल नोड के राइट पे जो आपने स्टोर की हुई थी। अगर कोई ऐसा नोड इस पाथ में आए, ठीक है, जिसकी वैल्यू एफ वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो उस राइट साइड पे जो नोड आपने एक्सप्लोर नहीं किया था और उसकी वैल्यू के पास रखी थी, मैच है, तो लेट से इसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी कम है, तो ये नीचे नहीं जाता बल्कि इस रास्ते पे वापस चला जाता है और फिर वो वाला साइड जो है वो एक्सप्लोर करने लगता है। ठीक है, तो ये बात इधर भी की गई कि रिकर्सिव डेप्थ फर्स्ट यूजेस the f limit variable to keep track of the f value of the best alternative path available, that ठीक है, from any ancestor of the current node। तो इससे ऊपर जितने भी नोड्स हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव पाथ का जो लिमिट है वो पास रखता है। इफ़ द करंट नोड एक्सीड दिस लिमिट, अगर इस रास्ते पे आप जा रहे हैं और कोई नोड जो हैं वो क्या कर लेते हैं, वो जो लिमिट आप की वो एक्सीड कर लेते हैं, तो ये वापस चला जाता है उस अल्टरनेटिव पाथ पे। As the recursion unwinds, RBFS replaces the f value of each node along the path with a backup value, the best f value of its children। तो ये जब ये वापस जा रहा होता है तो ऊपर जो नोड्स हैं, ठीक है, उनकी जो एफ वैल्यू है वो एक्चुअल एफ वैल्यू को ये रिप्लेस कर देता है विद द बेस्ट एफ वैल्यू ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर तो ये अगर लेट से इस रास्ते पे दोबारा नेक्स्ट टाइम आए, ठीक है, तो हर एक नोट के ऊपर उसके बेस्ट चिल्ड्रन की वैल्यू पड़ी होगी, तो उसे पता होगा कि भाई इस नोट्स के आगे एक अच्छा चिल्ड्रन अवेलेबल है, तो वो नेक्स्ट टाइम इसी रास्ते पे आएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं लेट से इधर एग्जांपल ड्रा कर सकूँ तो फॉर एग्जांपल दिस इज सिंगल नोट, दिस इज अनदर वन, this is another one, another one, another one। ठीक है, ये इससे रास्ता है, आई मीन, और इधर से भी रास्ता है, ठीक है, इधर से भी रास्ता है एंड इधर से भी रास्ता है। ओके, तो देखें इधर एफ की वैल्यू लेट से 3 है, ठीक है, और इधर 2 है, तो ये नीचे आ गया है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इधर पहुंच के इसको लगा कि यहाँ से वैल्यू है 5, ठीक है, और यहाँ से है 4, तो ये नीचे एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन इसने देखा कि यार ये दोनों वैल्यूज़ तो जो मैंने लिमिट ऊपर सेव की हुई है उससे कम है, तो ये क्या करे, ऊपर जाके इसने कहा ये यार ये अल्टरनेटिव बेस्ट पाथ है। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन इधर जो वैल्यू है, ठीक है, इस पूरी ट्री की वैल्यू ये दोबारा इसको एक्सप्लोर करके ये लगेगा इधर 4, इस पे इधर रख देगा, ऊपर जाके ये 2 की वैल्यू 4 कर देगा। ठीक है, अब ये इधर एक्सपेंशन शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चाइल्ड है वो 4 ही, तो उसने ऊपर 4 की वैल्यू रख दी। अब अगर इधर एक्सपेंशन करते हुए 4 कहीं पे आ गया है, तो इसका मतलब है कि इससे अच्छा लेट से 5 आ गया है, तो उसका मतलब होगा कि इससे अच्छा जो है आप वापस जाएं, ठीक है, और 4 वाले रास्ते पे चले जाएं, क्योंकि इससे तो ये रास्ता अच्छा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि द बेस्ट एफ वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन, तो इनमें से बेस्ट 4 है, तो यहाँ पे आपने 2 को 4 कर दिया, और फिर आपने यहाँ एक्सपेंशन शुरू कर दी। इधर अब आएँ तो इधर भी अगर किसी रास्ते पे भी वैल्यू 4 से बढ़ गई, 5 हो गई, तो फिर आप दोबारा जाके इस रास्ते पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन द बेस्ट एफ वैल्यू इसका देगा, इन दिस वे आर बी एफ एस रिमेंबर्स द एफ वैल्यू ऑफ द बेस्ट लीव इन द फॉरगॉटन सब ट्री and can therefore decide whether it's worth re-expanding the subtree at some later time। तो अगर बाद में जो आप करंट एक्सपेंशन कर रहे हैं इसमें वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, आपने जो फॉरगॉटन ट्री था सब लेफ्ट साइड पे, तो आप दोबारा उधर जा सकते, दोबारा एक्सपेंड कर सकते हैं। इट इज़ समवट मोर एफिशिएंट देन IDA स्टेरिक बट स्टिल, अच्छा IDA से ज़रा ये एफिशिएंट है, उसकी वजह ये है
कि आईडी है तो पूरे का पूरा लिमिट जो है वो पूरी की पूरी ट्री एक्सप्लोर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि बट स्टिल सफ़र्स फ्रॉम एक्सेसिव नोड रीजनरेशन। अच्छा, तो आईडीए में तो नोड्स की रीजनरेशन नहीं होती, लेकिन इसमें आप नोड्स बार बार रीजनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप दोबारा नोट्स जनरेट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे दोबारा आपको नोट्स जनरेट करनी होती है, तो इसमें रीजनरेशन है, नोट्स दोबारा दोबारा रीजनरेट होती है, ठीक है। और अच्छा, तो ये अब डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह नहीं है, बल्कि थोड़ी इसमें वो ब्रेथ वाला फैक्टर भी आ गया, क्योंकि वापस जाके सिर्फ सिर्फ डेप्थ नहीं जा रहा होता नीचे नीचे, बल्कि ये ऊपर जाके वापस भी, तो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा सोल्यूशन पे जल्दी पहुंचने के चांसेस हैं। एंड ऑप्टिमल एल्गोरिथम इफ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज एडमिसिबल, तो ये ऑप्टिमल है अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो एडमिसिबल हो। इट्स स्पेस कैपेसिटी इज लीनियर इन डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट optimal solution, but its time capacity is rather difficult to characterize। इसकी स्पेस कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसमें प्रूनिंग आ रही होती है, ठीक है। और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगा उसके डेप्थ तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो वापस हो जाता है। इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन की जो डेप्थ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी सेंस रीजनरेशन ऑफ द नोड्स हो रहा होता है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है। Okay, the other variant is memory bounded A star, that is MA star. It proceeds just like asterisk, asterisk की तरह होता है, expanding the best leaf until memory is full। ये बेस्ट लीफ जो है वो कोई इसके ऊपर लिमिट नहीं होती, कोई जिस तरह इससे पहले रिकर्सिव, ठीक है, ये वाला जैसा रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है, इसकी तरह नहीं कि एक लिमिट नहीं, बल्कि जब तक मेमोरी फुल ना हो तो ये चीज़ें एक्सपेंड कर रहा होता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट इट कैन नॉट, जब मेमोरी फुल हो जाए तो फिर ये मजीद नोड ऐड नहीं कर सकता। इट कैन नॉट एड अ न्यू नोड टू द सर्च ट्री विदाउट ड्रॉपिंग एन ओल्ड वन। तो ये नया जो है वो नया नोड जो है वो ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेमोरी जो है वो फेल हो चुकी है। तो ये क्या करता है, करंट नोड में जो सबसे वर्स्ट लीफ है, ठीक है, सबसे सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसकी हाईएस्ट वैल्यू एफ वैल्यू, तो उसको ड्रॉप कर देता है। एट देन बैक्स अप द वैल्यू ऑफ द फॉरगॉटन नोड टू इट्स पेरेंट, ठीक है। और जिस तरह इससे पहले हमने बात की थी कि और उस नोड के बाकी तमाम लीव्स जो है वो लीव्स ख़त्म कर देता है, ठीक है, लीफ नोड के जो चिल्ड्रन होती हैं, और उस जो बेस्ट वैल्यू होती है, बेस्ट वैल्यू, तो वो आके उस पेरेंट नोड के ऊपर आ जाता है। In this way, the ancestor of a forgotten subtree knows the quality of the best path in the subtree, in that subtree. With this information, MA star regenerates the subtree only when all other paths have been shown to look worse than the path it has forgotten। ठीक है, तो अगर बाकी सारे पाथ जो हैं उसको एक्सप्लोर करता है, ठीक है, और उससे सोल्यूशन नहीं आता, तो होता ये है कि एट द एंड जो है वो इस पाथ पे दोबारा आ जाता है, ठीक है। अगर बाकी सारे पाथ जो हैं वो भी मेमोरी फिल होने तक उनकी जो वैल्यूज़ हैं चाइल्ड की, ठीक है, उनमें से अगर लेट से वो सबसे हाईएस्ट फॉरगॉट कर देता है तो उसकी वैल्यू जाके पेरेंट में रख देता है। तो एट द एंड दोबारा ये सारे लीव आपस में कंपेयर होंगे, तो अगर ये जो फॉरगॉटन पाथ है, अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो इसको दोबारा एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये है मेमोरी बाउंडेड ए स्टार सर्च, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने जो मेमोरी की रिस्ट्रिक्शन थी वो कम कर दी। यहाँ पे भी लीनियर सारे के सारे नोड्स जो है उनको ज़रूरत नहीं है मेमोरी में रखना, बल्कि प्रूनिंग हो रही होती है। जब मेमोरी फिल हो जाए
तो क्या होता है कि नोड्स जो है वो प्रूनिंग शुरू होती है, नोड्स डिलीट होने लगते हैं, तो एस्टेरिक की मेमोरी वाली जो कंस्ट्रेंट है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे डीपेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है उधर तक आप क्या करते हैं, नोड्स रखते हैं। ओके, अब लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का वो ये कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, जो एट पजल प्रॉब्लम है। ठीक है, और देखेंगे कि एट पजल को देख के हम कौन कौन से ह्यूरिस्टिक फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इन एट पजल वी कैन डिफाइन द फॉलोइंग ह्यूरिस्टिक फंक्शंस विच नेवर ओवर एस्टिमेट। और ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऐसे होंगे जो कि ओवर एस्टिमेट ना करें ना, इसलिए जाके वो हमें ऑप्टिमिलिटी और कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाएंगे। तो फर्स्ट एक जो हम ह्यूरिस्टिक बना रहे हैं वो ये है कि एट पजल्स आप लोगों को याद है कि वो 1 से 8 तक डिजिट्स होती हैं। ठीक है, टाइल्स, और हमने उनको ऑर्डर में रखना होता है, टोटल जो स्लॉट्स होती हैं वो 9 होती हैं। सो ओके, एच तो जो पहला ह्यूरिस्टिक हो सकता है कि H1 द नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स, तो कितने मिसप्लेस टाइल्स हैं। ठीक है, तो वो नंबर, ये जो काउंट है, ये हमें फंक्शन देगा। एनी टाइल दैट इज आउट ऑफ प्लेस मस्ट बी मूव्ड एट लीस्ट वंस टू ऑब्टेन द डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एटलीस्ट वन उसको हम आगे पीछे करेंगे ताकि हम उसको डिज़ायर पोजीशन में लेके जाएं। सो दिस इज़ वन ह्यूरिस्टिक के अगर कोई स्टेट है और आपको स्टेट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू चाहिए तो आप देखिए उस स्टेट में कितने टाइल्स जो है वो मिसप्लेस है। तो नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल्स वो हमें भी ये अगर 8 है तो मतलब कि 8 मूव्स जो है वो गोल से दूर है। अगर सिर्फ 2 टाइल्स जो हैं उसमें में से ये 2 मूव्स ये दूर है ह्यूरिस्टिक से, तो 2 वाला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ह्यूरिस्टिक। द अदर ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैन बी द सम ऑफ मैनहट्टन। दूसरा ह्यूरिस्टिक क्या होगा कि द सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस ऑफ टाइल्स फ्रॉम देयर गोल पोजीशन। ठीक है, दी तो ये एक टाइप का जो मैयर है, एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके भी हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? द टाइल्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू देयर गोल पोजीशन टू रीच द डिजायर कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने टाइम्स किसी खास टाइल को हम मूव करेंगे कि वो अपनी डिजायर लोकेशन पे चला जाए। ठीक है, तो आपको एग्जांपल अगर मैं दिखा दूं, ठीक है, कि ये टाइल्स कैसी होती हैं, ये हम पिछले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं, बट लेट्स ओके दिस वन। सो लेट मी यस, ओके। तो ये जो भी आपको सामने, तो ये बेसिकली एट पजल्स वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखिए ये जो पर्टिकुलर टाइल है इसको किधर होना चाहिए, इसको इधर होना चाहिए ना। तो ये कितने मूव्स जो है वो अपने डिज़ायर लोकेशन से दूर है, इसको हम ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 2 मूव्स ये दूर है। ठीक है, तो इस टाइल के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 2। 5 जो है वो 1 2, 2 मूव्स जो है वो दूर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 2। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हम ऐड करें, इससे जो एंड में काउंट आएगा या वैल्यू आएगी वो हमारा एक ह्यूरिस्टिक हो सकता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये अगर आपको इधर नज़र आ रहा है, सो दिस सेकंड ह्यूरिस्टिक इज़ बेसिकली द मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक है, तो वन वन ह्यूरिस्टिक फंक्शन की भी दिस वन, तो जिसके लिए ये वैल्यू सबसे कम है, ठीक है, उस तरफ हम मूव करेंगे, और वन इज़ दिस वन।
जो दो डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स हो सकती हैं दैट हेल्प्स अस और एनी एजेंट टू मूव क्लोजर टू द गोल स्टेट, ठीक है। ह्यूरिस्टिक H2 gives a stricter estimate than H1 क्योंकि इसकी जो वैल्यू है H2 की वैल्यू, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा रहेगी H1 से, तो जब ज़्यादा होती है तो ये इसको स्ट्रिक्ट ह्यूरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। वी से दैट द फॉर्मर डोमिनेंट्स या डोमिनेट्स द लेटर, तो दिस वन ये जो H2 है ये डोमिनेंट है, ठीक है, और ये डोमिनेट रखता है H1 को, ठीक है। तो अगर दो ह्यूरिस्टिक से एक में किसी नोड के लिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है, दूसरे में कम, तो आप ज़रा वाला को लें, वो ज़रा एफिशिएंट भी रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है क्योंकि ए स्टेरिक एक्सपेंड्स एवरी नोड फॉर विच एफ ऑफ एन इज लेस देन सी स्टेरिक, तो वो तमाम नोड्स जिनके लिए जिनकी वैल्यू सी स्टेरिक दैट इज ऑप्टिमल कॉस्ट उससे कम है, तो वो सारे के सारे नोड्स एक्सपेंड किए जाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि एफ ऑफ एन इज़ बेसिकली एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन होता है, तो ये जी ऑफ एन हम इधर लेके जाएँ तो एच ऑफ एन मस्ट बी लेस देन सी स्टेरिक माइनस जी एन, ठीक है, clear? Okay, hence a stricter heuristic estimates directly leads to more efficient search, ठीक है। तो अगर आपकी जो कोई ह्यूरिस्टिक स्ट्रिकर है तो वो आपको एफिशिएंट सर्चिंग की तरफ लेके जाएगा। कैसे? देखें, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी सेकंड ह्यूरिस्टिक के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि तो ऐसे नोट्स बहुत कम आएंगे क्योंकि नाउ ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारे कम नोड्स होंगे जिनके लिए इसकी वैल्यू इससे लेस होगी, ठीक है। मतलब इससे बहुत कम ऐसे नोड्स होंगे जिनकी वैल्यू एच एफ एन से ग्रेटर हो, क्योंकि एच एफ एन इज़ वेरी बिग ना, ठीक है। तो बहुत कम नोड्स आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, इससे सर्च स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाता है और एफिशिएंसी की तरफ हम चले जाते हैं। तो अगर ये कम होता तो बहुत सारे नोड्स होते जिनके लिए ये एच एफ एन की वैल्यू जो है वो इस चीज़ से लेस होती है, ठीक है। सो द हायर दिस थिंग, सो द लेस number of nodes you have to explore. So H2 is at least as big as H1 for all nodes, ठीक है। Every node that is surely expanded by a steric search with H2 will also surely be expanded, तो वो तमाम नोड जो H2 से एक्सपेंड होंगे वो H1 के साथ भी एक्सपेंड होंगे, लेकिन H1 चूँकि कम है तो इसमें H2 की निस्बत ज़्यादा नोड एक्सपेंड होंगे, जिससे एफिशिएंसी पे असर आएगा। तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर ये आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि जी एफ एन तो सबके लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर ऐसे बहुत कम नोड्स होंगे जिनके लिए एच एफ एन लेस देन दिस नंबर होगा, और अगर एच एफ एन कम है तो फिर ये जो आई मीन सेट है ये बढ़ जाएगी। Hence, it is generally better to use a heuristic function with higher values, provided it is consistent and that the computation time for the heuristic is not too long. तो ये दो चीज़ें अगर हों तो फिर जो ज़्यादा वैल्यू वाला heuristic है उसको यूज़ करना I mean that is the better option. Okay, the other thing is effective branching, बहुत ज़रूरी चीज़ है। Effective branching factor measures the average number of nodes generated by asterisk in solving the problem. तो effective branching factor जितना कम होगा, ठीक है, उतने कम नोड्स एक्सपेंड होंगे सोल्यूशन तक पहुंचने में। तो जिन सर्चिंग स्ट्रेटजीज़ का इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर मैयर कम है, ठीक है, और दैट इज़ क्लोज टू 1 है, तो हम कहेंगे कि ये ज़रा एफिशिएंट है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं कहता हूँ। A well designed heuristic would have a value of B steric. B steric is basically the effective branch factor, ठीक है, close to 1, so there should be 1, ठीक है। so it should be close to 1। तो ब्रांचिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ एन इज टोटल नोड्स जनरेटेड एंड द सोल्यूशन डेप्थ इज डी, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं
एस्टेरिक सर्च के दौरान जो एक्सपेंड हुए हैं या जनरेट हुए हैं वो अगर n है, ठीक है, और जो डेप्थ है वो d है, d तक हुए हैं. So B steric is the branching factor that a uniform tree of depth d would have to have in order to contain in. तो ये जो इस साइड पे बी स्टेरिक की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये जो राइट साइड है ये n+1 के इक्वल हो जाए, मतलब इतने नंबर ऑफ नोड्स कैसे जनरेट होंगे, क्या ब्रांचिंग फैक्टर रखा जाए कि इतने नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल हो जाए ये वाला इक्वेशन. ठीक है, तो जब ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर आ जाएगा. तो जिन के लिए ब्रांचिंग फैक्टर क्लोज टू 1 होता है, ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंट सर्च होता है और बहुत कम नंबर ऑफ नोड्स एक्सपेंड करता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन. ह्यूरिस्टिक फंक्शन मतलब प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज को यूज़ करके बनाए जाते हैं, और ये भी हमने देखा कि अगर उनमें ग्रेटर वैल्यूड और हाई वैल्यूड ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वो एफिशिएंट सर्च को प्रोसीड करेंगे और एफिशिएंट सर्च को जन्म देंगे. ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि आपने ब्रांचिंग फैक्टर को भी जहन में रखना है, इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर को. तो जिनके लिए जिन ह्यूरिस्टिक के लिए फंक्शन के लिए 1 के करीब करीब हो, तो दैट इज़ द आइडियल heuristic function to be adopted for the search strategy. ठीक है, so this was all about this lecture. इसमें हमने देखा कि इन्फॉर्म सर्चेस के कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं, इन्फॉर्म सर्चेस सर्च क्या होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं. फिर हमने देखा ग्रेडी सर्च, उसमें जो मसाइल में तो एस्टेरिक में कोशिश की गई कि उन मसाइल को ओवरकम किया जा सके. एस्टेरिक वाज द मोस्ट सुटेबल सो फॉर वी स्टडी, लेकिन उसमें मसला ये था कि एस्टेरिक में मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आ गई थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए फिर अदर वेरिएंट्स ऑफ एस्टेरिक जो है वो हमने देखी. ठीक है, जिनमें डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करके जो मेमोरी लिमिटेशंस थी या मेमोरी का बाउंड था, ठीक है, उसको हटा दिया गया. और एंड पे हमने देखा कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं. उनमें हमने 8 पजल गेम की एग्जांपल लेके 2 ह्यूरिस्टिक्स बनाई, और फिर ये भी साबित कर दिया कि अगर हाई वैल्यू वाला ह्यूरिस्टिक है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है कम वैल्यू वाले ह्यूरिस्टिक फंक्शन से. और एंड में हमने ये देखा कि इफेक्टिव branching factor B, that is the one way to get the idea whether a particular heuristic, or you can say search strategy is better than another one. ठीक है, so that's it from this lecture, from this chapter as well. और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इन सर्च स्ट्रेटजीज़ के अलावा बाकी अदर भी सर्च स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको नॉर्मली लोकल सर्च स्ट्रेटजीज़ कहते हैं. ठीक है, सो वो थोड़े से इस क्लासिकल सर्च एल्गोरिथम से बियॉन्ड हैं. ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर कोशिश होगी कि जो लोकल सर्च स्ट्रेटजीज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, और फिर कंपैरिजन ड्रॉ की जाए कि ये जो क्लासिकल सर्च एल्गोरिथम्स हैं वो कौन से ऐसे सिनारियोज़ हैं जहाँ पे हम लोकल सर्च स्ट्रेटजीज़ को प्रेफर करते हैं. ठीक है, और उन सिनारियोज़ में लोकल सर्च की जो परफॉर्मेंस होती है वो एज़ कम्पेयर टू दी क्लासिकल सर्च एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव हो सकती है. ठीक है, तो उनको इस तरह हमने अनइनफॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज़ को, फिर इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज़ को
ठीक है, तो ऐसी ही लोकल सर्च सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और फिर उनकी कंप्लीटनेस और ऑप्टिमलिटी और टाइम और स्पेस कैपेसिटी कैलकुलेट करके कोशिश करेंगे कि इन सब का एक कंपैरिजन चार्ट ड्रा कर सके, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन से एल्गोरिथम्स जो हैं वो एफिशिएंट है, considering the four factors: completeness, optimality, and space time complexity.